आज के वीडियो में हम इस मुद्दे पे बात करेंगे कि क्या हमें एलियन से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। इससे पहले के कई वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह एलियंस हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं। इतिहास में भी ऐसे कई सबूत दिखे जिसमें ये बात साबित हुई और अब उनको हमारी तरफ से जवाब देने का वक्त आ गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। इस ब्रह्मांड में क्या हम अकेले हैं? ये सवाल एक बड़ी बहस का मुद्दा बन चुका है। 2000 साल पहले भी इस मुद्दे पर प्राचीन यूनानी लोगों में बहस छिड़ी थी। लेखक लुसियान द्वारा वेरे हिस्टोरिया या ट्रू हिस्ट्रीज लिखा गया था। उन्होंने इसे हेरोडोटस जैसे दूसरे ऑथर्स के ट्रैवल अकाउंट्स की पैरोडी के रूप में लिखा था, लेकिन उनका ये काम अपनी मेरिट्स के बेस पर अभी भी खड़ा है। कई लोग इसे पहला पब्लिश्ड साइंस फिक्शन वर्क मानते हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर इसमें अंतरिक्ष यात्रा जो शामिल है। इस नोवेल में लेखक ने सभी तरह की काल्पनिक घटनाओं को डिस्क्राइब किया है, जिसमें बवंडर के जरिए चांद तक ले जाया जाना भी शामिल है, जहां सभी तरह के अजीब एलियन हाइब्रिड से ऑथर्स की मुलाकात होती है। मध्यकालीन ट्रैवल कहानियों में साइंस फिक्शन थीम्स के साथ साथ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल के बारे में अटकलें भी शामिल देखी गई, जैसे मैंडविल्स ट्रैवल्स में रोबोट, ऑल्टरनेट स्पीसीज और इंसानों के सब स्पीशीज के बारे में बात की गई। किताब में बड़े हीरो के साथ साथ हीरो के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी मेंशन किया गया। दोस्तों, कोपरनिकस रिवॉल्यूशन के बाद एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल से कांटेक्ट करने के बारे में बड़े पैमाने पर सोचा गया। जब लोगों को ये महसूस हुआ कि सोलर सिस्टम के ग्रह सूरज की परिक्रमा करते हैं, तो उन्होंने उन ग्रहों पर जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। इस आइडिया की गैलीलियो, केपलर और दूसरे एस्ट्रोनॉमर्स ने स्टडी की। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ के सबसे प्रभावशाली समर्थकों में से एक बर्नार्ड ले बोवियर डी फोंटेनेल थे। उन्होंने 1686 में कन्वर्सेशन ऑफ द प्लूरैलिटी ऑफ वर्ल्ड्स नाम की किताब लिखी। ऐसा पहली बार हुआ था जब साइंटिफिक नॉलेज को आम लोगों के लिए कॉमन लैंग्वेज में लिखा गया था, ताकि लोग लर्निंग प्रोसेस का मजा लेते हुए इसे पढ़ने के लिए एनकरेज होते रहे। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल को पहला रेडियो मैसेज 1974 में भेजा गया था, लेकिन वैज्ञानिक 19वीं सदी से ही इस कोशिश में लगे थे कि इसे कैसे भेजा जाए। ये शुरुआती प्रपोजल विजुअल सिग्नल्स पर बेस्ड थे। इन्वेंटर्स ने एलियंस के साथ कम्युनिकेट करने के लिए स्काई टेलीग्राफ इक्विपमेंट के बारे में सोचा। इन इन्वेंटर्स में पहला नाम कार्ल फ्रेडरिक गॉस का था, जो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे। 1820 के दशक में उन्होंने लैंड सर्विंग इन्वेंशन हेलियोट्रॉप के जरिए सूरज की रोशनी को ग्रहों की ओर रिफ्लेक्ट करने की बात कही थी, जिसमें साइज और कलर कॉन्ट्रास्ट आकर्षक होना चाहिए था। इसका मकसद चांद या मंगल ग्रह से इसकी विजिबिलिटी तय करना था। हेलियोट्रॉप की ज्योमेट्रिक फिगर भी खास तरह से आर्टिफिशियल मानी जाती थी। एस्ट्रोनॉमर जोसेफ वॉन लिट्रो की भी यही सोच थी। उन्होंने 30 किलोमीटर चौड़ी सर्कुलर कैनल में केरोसिन डालने का प्रस्ताव रखा। हमारी मौजूदगी को बताने के लिए इस कैनल यानी नहर को रात में रोशन रखा जाता। वैसे दूसरे आविष्कारकों ने भी विशाल मिरर्स का इस्तेमाल करने की बात कही थी। ये लाइट के किरणों के जरिए मॉर्स कोड ट्रांसमिट कर सकते थे। 1901 में आविष्कारक निकोला टेस्ला ने एक अजीब सिग्नल मिलने की जानकारी दी थी, जो शायद मंगल ग्रह से आई थी, जिसे कोलोराडो स्प्रिंग्स में मौजूद उनके जायंट ट्रांसमिटिंग टावर ने रोक लिया। 19 साल बाद गुग्लिल्मो मार्कोनी ने भी इसी तरह का सिग्नल मिलने की बात कही। 1959 तक रेडियो ट्रांसमीटर इतने पावरफुल हुए कि वो सिग्नल को वापस भेज सकते थे। अगले साल पहला रेडियो स्काई सर्वे हुआ। प्रोजेक्ट OZMA के नाम से जाने जाने वाला ये प्रोजेक्ट दूसरे इंटेलिजेंट एलियन सिग्नल्स की खोज करने के लिए बनाया गया, और फिर 1974 में ड्रेक ने एरेसीबो रेडियो टेलीस्कोप का इस्तेमाल करके पहला एक्चुअल मैसेज ट्रांसमिट किया, जिसके बाद वॉयेजर स्पेस प्रोब भी भेजा गया, जिसमें पृथ्वी से रिकॉर्डेड मैसेजेस भेजे गए। लेकिन अभी तक वैज्ञानिकों को इसके बदले कोई जवाब नहीं मिला, जैसा कि वे दावा करते हैं। कॉन्स्पिरेसी थियोरिस्ट का मानना है कि सरकारें सच्चाई को छुपा रहे हैं। तो क्या हमें एलियन से कांटेक्ट करना चाहिए? क्या ऐसा करना सही होगा? इस सवाल पर एक्सपर्ट्स की राय बटी हुई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा
कि अगर एलियन सिविलाइजेशंस अस्तित्व में हैं, तो उन तक पहुंचना मुश्किल है। एलियंस को रेडियो सिग्नल्स को भी ध्यान से सुनना होगा। इसके अलावा उन्हें हमारे मैसेजेस को समझने के लिए गणित और विज्ञान के बारे में जानना जरूरी होगा। हो सकता है कि ब्रह्मांड को एलियंस हमसे अलग तरीके से समझते हो। हम सुनने और देखने के काबिल है, लेकिन क्या हो अगर एलियन स्पीसीज टच या लाइट सिग्नल्स के जरिए कम्युनिकेट करे तो? ऐसा रहा तो हो सकता है कि हमारे मैसेजेस को वो पढ़ ना पाए। आखिरकार हमारे पास पृथ्वी पर पहले से ही ऐसी प्रजातियों के उदाहरण मौजूद है। गहरे समुद्र में रहने वाले स्क्विड और जुगनू। हो सकता है कि कुछ एलियंस भी इसी तरह काम करते होंगे। दूसरा मुद्दा उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी हो सकती है। शायद ये एलियंस सिंपल लिखे हुए या वर्बल कम्युनिकेशन से आगे बढ़ चुके होंगे। शायद वे अब ऐसे पुराने मैसेजेस को ठीक से नहीं समझ सकते। इसे ऐसे समझे कि जैसे अब मॉडर्न कंप्यूटर फ्लॉपी डिस्क को पढ़ नहीं सकते, या फिर ज्यादातर मॉडर्न लोग स्मोक सिग्नल्स या क्यूनिफॉर्म को नहीं समझ पाएंगे। इस रहस्य को फर्मी पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है। इसका नाम विश्व के पहले परमाणु रिएक्टर के आविष्कारक एनरिको फर्मी के नाम पर रखा गया है। इस पैराडॉक्स के कई रिजोल्यूशंस प्रपोज किए गए हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि सभी सिविलाइजेशंस जब उनकी तकनीक नष्ट हो जाती है तो आखिरकार वे खुद को बर्बाद कर लेती है, या शायद एलियंस इंसानों से इतने अलग है कि हम उनके साथ बातचीत ही नहीं कर सकते। या हो सकता है कि पृथ्वी पर हमारे इतिहास को देखते हुए वे हमें कोई जवाब देना ही नहीं चाहते। हमने देखा है कि जब अनइक्वल टेक्नोलॉजी वाले सिविलाइजेशंस आपस में मिलती है तो क्या होता है? कॉलोनाइजेशन, गुलामी, शोषण और बर्बादी। इसके बारे में सोचना भी डरावना लगता है, फिर चाहे हम अपराधी हो या विक्टिम्स। साइंस फिक्शन ऑथर लू सिक्सन ने अपने नॉवेल द डार्क फॉरेस्ट में इस पर विस्तार से चर्चा की है। नॉवेल का टाइटल भी उनकी थ्योरी के नाम पर ही है, जो ब्रह्मांड को डार्क फॉरेस्ट के रूप में डिस्क्राइब करता है। इस थ्योरी में सिविलाइजेशन सभी सभ्यताएं जंगल में घूमने वाले शिकारियों की तरह है। वे हथियारबंद हैं और एक दूसरे से डरती हैं। वे अपने बारे में दूसरों को बताने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उन्हें दूसरों के सामने गुनहगार समझे जाने का खतरा बना रहता है, जिसकी वजह से तुरंत प्रतिशोध और शायद उनका विनाश हो जाए। ऐसे में एलियंस के साथ कांटेक्ट करना एक ऐसा टारगेट है जिसके लिए कई साइंटिस्ट कोशिश में लगे हैं, लेकिन इसी के साथ कुछ लोग इसे शक की नजर से देखते हैं, जो इसे चिंता का विषय मानती हैं। तो क्या हमें एलियन से कांटेक्ट करना चाहिए? क्या हमें खुद को अलग थलग कर लेना चाहिए? दोनों बातें अपनी अपनी जगह पर सही लगती है, लेकिन इसी के साथ एक सवाल ये भी है कि क्या एलियन लाइफ की खोज हमें जारी रखनी चाहिए? इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस तरह से हम एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश में लगे हैं। आगे अब हम बात करेंगे एलियंस की, जो कर रहे हैं हमसे कांटेक्ट। जी हाँ, सही सुना आपने। तो कैसे कर रहे हैं वो हमसे कांटेक्ट? चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, आंकड़ों के मुताबिक ब्रह्मांड में इंसान अकेला नहीं है। फर्मी's पैराडॉक्स हमें इस संभावना पर सोचने में मदद कर सकता है। अनगिनत सितारों को देखते हुए पृथ्वी जैसे दूसरे ग्रहों के होने की उम्मीद की जा सकती है, जहां पानी, जीवन और एक मध्यम वातावरण हो जो जीवन को सपोर्ट करते हो। ऐसे में हो सकता है कि एलियन सिविलाइजेशन पहले से ही वहां मौजूद हो, जो समृद्ध हो और जो इंटरप्लैनेटरी बन सकते हैं। हो सकता है कि एलियन के लिए दूसरे ब्रह्मांड की यात्रा करना उतना ही आसान हो जितना हमारे लिए घर के पास के मैकडॉनल्ड्स में जाना। वाकई ऐसा है तो उनसे मिलने के लिए हमको दूर के देशों में बसने की जरूरत नहीं है, बल्कि वे खुद हमसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। ये सोच भयानक और पेचीदा दोनों ही है, लेकिन सोचिए कि एलियंस इंसानों के साथ कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तकनीकी रूप से एडवांस एलियन सिविलाइजेशन के लिए गैलेक्सी में उनके आने की घोषणा करने का सबसे इफेक्टिव तरीका क्या होगा? हो सकता है कि ये अपने स्टार सिस्टम के प्लैनेट्स को मैथमेटिकल सीक्वेंस में डांस करवाए। कई शोधकर्ताओं ने एलियंस के लिए अब तक रेडियो सिग्नल या सितारों के आसपास मेगा स्ट्रक्चर जैसी कई जांच किए।
लेकिन अब तक कोई साफ नतीजा सामने नहीं आया। इसीलिए फ्रांस के एक वैज्ञानिक ने प्रस्ताव दिया कि हमें सटीक पैटर्न में परिक्रमा करने वाले ग्रहों की खोज करनी चाहिए, जो केवल उद्देश्यपूर्ण ढंग से विकसित हो सकता था। उनका ऐसा मानना है कि बहुत ही विकसित सिविलाइजेशन अपने सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स के ऑर्बिट को बदल सकते हैं, ताकि वो हम तक उनके अस्तित्व में होने का सिग्नल पहुंचा सके। एस्टेरॉइड के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव का उपयोग हजारों सालों में ग्रहों को धीरे धीरे नए स्थानों पर ले जाने के लिए किया जा सकता है, जिससे वे एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अनुपात या प्रतिध्वनि में एक दूसरे के आसपास पूरी तरह से परिक्रमा कर सके। नेचुरल ग्रेविटेशनल इंटरैक्शंस ऐसी प्रतिध्वनि पैदा करते हैं। उदाहरण के लिए जुपिटर का चंद्रमा आयो हर 2 यूरोपा ऑर्बिट और एक गैनीमेड ऑर्बिट के लिए जुपिटर के 4 ऑर्बिट्स को पूरा करता है, जिससे 2:1 प्रतिध्वनि श्रृंखला बनती है। इसी तरह के पैटर्न अन्य स्टार सिस्टम में देखे गए हैं, हालांकि इनमें चेन नहीं बनते। प्रत्येक बॉडी का रेशियो अलग होता है, जिन्हें कभी नहीं देखा गया है। ऐसे में शोधकर्ताओं का मानना है कि एलियन अपने ग्रहों को सीक्वेंसेस में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जो असल में होना संभव नहीं है, जैसे कि प्राइम नंबर सीरीज 1, 2, 3, 5, 7 आदि, या फिबोनाची सीरीज 1, 1, 2, 3, 5 और इसी तरह अन्य। शोधकर्ताओं ने कैलकुलेट किया कि ये ऑर्बिट प्रतिध्वनि खोने से पहले 20 अरब सालों तक बनी रह सकती है, यहाँ तक कि अपने मेजबान तारे की मौत के बाद भी ये बच सकती है। ये कॉन्सेप्ट पृथ्वी पर विशाल संरचनाओं की तरह है, जैसे कि प्राचीन मिस्र के सबसे ऊंचे पिरामिड्स। इसी तरह इस प्रकाश सिग्नल में अपने क्रिएटर्स को पछाड़ने की क्षमता है। अगर हम इस तरह के सीक्वेंस को उजागर करते भी हैं, तो ये भी इंटेलिजेंट लाइफ साबित नहीं कर सकता, और ये भी मुमकिन है कि इसके पीछे की सभ्यता लंबे समय से गायब हो गई हो, लेकिन इसके अवशेष अब भी मिल सकते हैं। आपको क्या लगता है, क्या ऐसा हो सकता है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।